लास्ट लेक्चर को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर को हम रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले तो कुछ क्वेश्चंस भी देखा था, जो टैंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ रह गए थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कुछ रिजल्ट भी बताया था, लाइक एक्स टू द पावर एन, वाई टू द पावर एन, और ए टू द पावर एन का मैंने बताया था कि डायरेक्ट टैंजेंट के इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। एक्स अपॉन एक्स वन, वन माइनस एन, वाई अपॉन वाई वन, वन माइनस एन, और इक्वल्स टू ए टू द पावर एन। ये वाला हमने रिजल्ट आपको बताया था, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। फिर हमने नॉर्मल के भी बारे में बताया था कि नॉर्मल क्या होता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से परपेंडिकुलर लाइन पास होती है, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालते थे, माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था, लाइक डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन पे। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग देखते थे, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये चीज हमने देखा था, कुछ क्वेश्चन भी नॉर्मल पे बेस्ड हमने देखा था। अब हम बात करेंगे जो अगला क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हो चुका था, मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन वही हुआ था। टी इक्वल्स टू पाई बाई टू पे टेंजेंट की इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ था, यही हुआ था क्या लास्ट में? जिस किसी ने नोट किया होगा उसने देखा होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin क्यूब t। यस सर। यस सर, यही वाला था। तो अब हम अगले हेडिंग पे आते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं शेयर कर दूं, तो आप लोग तैयार हो बिल्कुल? यस सर। यस सर। तो बिल्कुल आप लोग तैयार है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, ये समझना है कि क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पे। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, बिटवीन टू कर्व्स। अब जो नए स्टूडेंट है वो पहले ये बताना, मेरा लेक्चर देख रहे नहीं देख रहे, प्रीवियस लेक्चर वो विजिट कर पा रहे हैं क्या, जल्दी बताना। यस सर सर। देख रहे हैं। यस सर। यस सर। देख रहे हैं ना, तो सिर्फ मुझे देख रहे हैं या हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर को देख रहे हैं? सर तो पढ़ाई के लेक्चर को लेक्चर। हाँ लेक्चर को। ठीक है, ठीक है, लेक्चर ही देखना है, ठीक है ना, वही काम आएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स में। सबसे पहले तो मैं इधर वाई एक्सिस बनाता हूँ, इधर एक्स एक्सिस बनाता हूँ। मैं जानता हूँ सभी थक चुके हैं एक्स और वाई एक्सिस से, लेकिन क्या करूँ, ग्राफ में जरूरत पड़ती है तो बनाना पड़ेगा। ये कर्व हमारा हो गया y इक्वल्स टू एफ एक्स। मैं मान लेता हूँ y इक्वल्स टू, ये कर्व है, उन्होंने मान लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये पहला कर्व है। एक दूसरा कर्व है जिसे मैं जी एक्स मान लेता हूँ, ये कर्व हमने मान लिया y इक्वल्स टू जी एक्स, ये दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू जी एक्स। तो एक दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये दोनों कर्व है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज x1 y1। मैं मान लेता हूं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ भी होगा वो x1 y1 है, हम सॉल्व करके लेकर आ जाएंगे। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, मैंने बताया भी था कि एक कर्व का y दूसरे वाले y में पुट कर दीजिए, वहां से आपको पॉइंट आ जाएगा इंटरसेक्शन का। अब होता क्या है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, कि जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे जो टेंजेंट बनता है, मान लो कि इसके लिए टेंजेंट अगर बनाओ तो इधर ऐसे बनेगा, ये टेंजेंट, इधर टेंजेंट बना रहा हूं, ये टेंजेंट ऐसे बनेगा, ठीक है। और इस वाले के लिए जी एक्स वाला जो कर्व है उसका टेंजेंट अगर बनाओ तो कुछ ऐसे बनेगा, जी एक्स वाला जो कर्व है उसका अगर टेंजेंट बनाओ तो कुछ ऐसे बनेगा। और इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, दिस एंगल इज थीटा, this theta is known as angle of intersection between two curves, angle of intersection between two curves। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये कि दो कर्व का इंटरसेक्शन के बीच, या दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कर्व है, मतलब दोनों एंगल कर्व है, उन इंटरसेक्शन पे दोनों टेंजेंट जो ड्रॉ किया जाए दोनों कर्व के लिए, उनके बीच का एंगल होता है एक्चुअल में। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स मतलब एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, उन दोनों पे, उन दोनों कर्व पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो टेंजेंट पास होती है वो उनके बीच का एंगल होता है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होता है, समझ आ गया। अब ये सोचना है कि एंगल निकल कर कैसे आएगा, तो उसके लिए क्या टेक्निक है, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लिखता हूँ। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है मेरे को, फर्स्ट फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है इन दोनों कर्व का, वही लिख रहा हूँ, फर्स्ट फाइंड आउट
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ये पहले हमको फाइंड करना है, टू कर्व्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा कि हमें उन दोनों टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। सेकंड स्टेप सर प्रीवियस स्लाइड करना सर। फर्स्ट फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, इन दोनों कर्व का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमें इन दोनों कर्व के लिए टेंजेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप आएगा मान लो m1 इस वाले का, और दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो स्लोप आएगा m2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m1 और m2 यहाँ पे फाइंड करेंगे। मान लो कि यहाँ पे m1 हमने निकाल दिया, तो m1 कितना आएगा जरा बताना मेरे को, dy बाई dx, ठीक है, कितना होता है dy बाई dx, इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए f डैश x होगा नहीं होगा, जल्दी बताना मेरे को, f डैश x। उसके बाद मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, किस पे, जिस पे इंटरसेक्शन आया था, x1 y1 पे चाहिए, तो x1 y1 पे स्लोप कितना हो जाएगा, f डैश x1 हो जाएगा, ये हमारा स्लोप हो गया m1। उसी तरह से दूसरा जो कर्व है उसके लिए आपको m2 निकालना पड़ेगा, तो m2 जो स्लोप होगा वो भी dy बाई dx होगा, लेकिन वो जो dy बाई dx होगा कौन सा होगा, इस वाले के लिए होगा G डैश x हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मुझे चाहिए, तो x1 y1 पे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एट x1 y1, सो वैल्यू इज g डैश x1 हो जाएगा। अब आपको m1 और m2 जैसे पता चल जाएगा, उसके बाद हमें स्टेप 3 अप्लाई करना है। स्टेप 3 का मतलब ये फॉर्मूला, जिस किसी का भी ऑडियो अननेसेसरी अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट, ठीक है, डिस्टरबेंस हो रही है बहुत, ठीक है। इनका माइक तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेप 3 में। एक सर आप भी कर दो इसको, म्यूट आप भी कर सकते हो। साउंड किसका आ रहा है ऑडियो, फोन फिर जो कंचन फिर भी ठीक है। कंचन, आपकी आवाज कंचों की तरह आ रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन दो लाइन का स्लोप पता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू, स्ट्रेट लाइन में बताया था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बताया था नहीं बताया था, दो लाइन का Yes, स्लोप sir. अगर पता है, Yes, और sir. मॉड, और ये मॉड, क्योंकि जो थीटा हम लेते हैं, थीटा हमारा एक्यूट होता है, जो थीटा एक्यूट होता है, इसलिए थीटा जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस थीटा इज एक्यूट, सो इसलिए हमारा मॉड, क्योंकि एक्यूट के लिए tan थीटा पॉजिटिव होता है, एक्यूट के लिए tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड यूज करेंगे। तो ये यहाँ से जो भी आएगा m1 m2 तो आप निकाल चुके हो, यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा थीटा, जो थीटा आएगा आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए कुछ नोट है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, सो मैं अगला हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ नोट, और नोट में मैं लिखूंगा पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट फर्स्ट क्या है, इफ टेंजेंट्स आर पैरेलल, ठीक है, या सॉरी, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, तो आप बताओ अगर थीटा 0 हो जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताना मेरे को, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पे Yes. वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। Zero. जब tan थीटा 0 करूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये मॉड, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे आप भेजोगे मल्टीप्लाई में तो ये 0 हो गया, m1 माइनस m2 की वैल्यू 0 हो गया, तो m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दो अगर मतलब कर्व है, अगर आपस में 0 डिग्री पे हैं तो तभी हो सकते हैं जब उन पे टेंजेंट आपस में क्या हो, इक्वल पैरेलल हो जाए, मतलब स्लोप्स इक्वल का मतलब क्या होता है, पैरेलल हो जाते हैं। तो अगर थीटा 0 हो जाएगा तो m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, नोट पे सेकंड पॉइंट में अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता हूँ, if theta is 90 degree then tan theta will be infinity, Not होगा नहीं, defined. हाँ, नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी भी होता है, इन्फिनिटी कर सकते हैं। अब tan थीटा मुझे पता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इधर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताना मेरे को, लिख सकता हूँ यस क्या? सर। बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। फाइनाइट बाई जीरो इनफाइनाइट होता है, यानी 1/, कोई भी फाइनाइट वैल्यू को जीरो से डिवाइड करने पे इनफाइनाइट आता है। अब देखना, इसे इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे इधर, ये तो जीरो हो गया, ये इधर जाएगा, तो 1 + m1 m2 = 0। तो m1 m2 की वैल्यू कितना हो गया? -1। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब ये दो कर्व अगर आपस में 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का एक दूसरा नाम एग्जामिनर यूज करता है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इट मींस टू कर्व्स इंटरसेक्ट, टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली ईच अदर, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल यूज करता है एग्जामिनर, इसलिए बात को ध्यान में रहा। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, ऑर्थोगोनली ईच अदर, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन M1 M2, तो मतलब ये कि अगर दो कर्व आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो मतलब उन दोनों का टेंजेंट भी 90 डिग्री पे होगा। तभी तो दो टेंजेंट अगर 90 डिग्री पे है, तो दो लाइन 90 डिग्री पे, तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है, -1। इसीलिए यहाँ पे -1 आ रहा है। तो आई होप कि यह बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। -1। हाँ, यस बिल्कुल। सर। यस सर। तो अब मैं क्वेश्चन पे आऊँ क्या? जल्दी बताना मेरे को। यस यस सर। सर। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो अगला हमारा जब क्वेश्चन होगा, वो देखिए क्या है। सबसे पहले बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स, बिटवीन कर्व्स, between curves y square equals to 4x and x square equals to 4y। ये दो कर्व है जिसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला स्टेप हमने, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप 1 हमने बताया है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप किसी का y या किसी का x भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। मान लो इसका x कितना है, y²/4 यहाँ पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या इसका y या इसका y किसी दूसरे के y में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको इंटरसेक्शन सेम ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो y निकल कर आएगा, y निकल कर कितना आएगा, x²/4 आएगा। ये जो y की वैल्यू x²/4 है, इस वाले कर्व में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखना क्या आएगा, यहाँ पे पुट करता हूँ x²/4 और इसका स्क्वायर है क्योंकि y² था, = इधर हो गया 4x। पावर में जब स्क्वायर करूंगा तो ये पावर 4 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो जाएगा, और इधर हो गया 4x। अब यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो x⁴ = हो जाएगा 64x हो जाएगा। अब याद रखना, यहाँ पे एक मिस्टेक जनता क्या कर देती है, यहाँ पे x से x कैंसिल कर देती है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कैंसिलेशन नहीं होता इक्वेशन में, याद रखना। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो एक पॉइंट आपका मिस हो जाएगा इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो आप इसको ट्रांसफर करोगे, वेरिएबल को हम कैंसिल नहीं करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू आप कैंसिल कर सकते हो, वेरिएबल को ट्रांसफर करते हैं। जो यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, ये तो पावर में 4 था, इसको ट्रांसफर किया तो इधर हो गया 0। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मिलेगा x³ - 64 = 0। तो अब देखना, यहाँ से या तो x = 0 आएगा या x³ = 64 आएगा। अब मेरे को बताना कि अगर x³ 64 के इक्वल हो गया तो बताना कि x की वैल्यू कितनी होगी। इसे तो मैं 4³ तो लिख ही सकता हूँ, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब x की वैल्यू या तो 0 आ रहा है या 4 आ रहा है, आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताना। यस सर। यस आएगा। ठीक है, ठीक है। तो Yes, अब sir. देख, अब बताना, अगर ये x यहाँ पे कैंसिल कर देते आप तो यहाँ से बताना ये 0 आता क्या, ये वैल्यू आता 0, जल्दी बताना। नो। इसलिए ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, इक्वेशन में कभी डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है, ट्रांसफर करना है। जो वेरिएबल आप फाइंड कर रहे हो उस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, आप कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल कर दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी आप कैंसिल करोगे तो। लेकिन जब वेरिएबल को कैंसिल करोगे तो बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, इसलिए आप मुझे, मतलब आपको करना ही नहीं है काम, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जब x 0 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी आएगा, यहाँ x 4 है तो y भी आएगा। तो अब देखो x 0 है तो किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दोनों से सेम ही आएगा। मान लो मैं यहाँ पुट करता हूँ तो x 0 तो y² की वैल्यू कितना हो गया, 0।
तो यहाँ पे वाई स्क्वायर 0 होगा ना, यहाँ पे पुट करोगे तो वाई स्क्वायर तो 0, तो वाई की वैल्यू कितना हो गया 0, इसका मतलब x 0 तो y 0। और अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ x की वैल्यू 4, ठीक है, यहाँ पे पुट करूँ x की वैल्यू 4, तो ये कितना होगा बताना, x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताना। y की वैल्यू वाई स्क्वायर तो 16 हो गया ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 16 हो गया, 16 by वाई 4 स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गया, ठीक है 16। तो y की वैल्यू कितना होगा जरा बताना मेरे को, y +-4 +-4, हाँ प्लस माइनस साइन लेना नहीं भूलना है, +-4, तो ये +-4 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए x की वैल्यू मैं यहाँ पे अगर 4 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो बताना यहाँ पे 4 स्क्वायर आ रहा है यानी 16 = 4 y हो गया, तो अब y की वैल्यू कितना आ रहा है बताना जरा 4। 4 तो दोनों में जो कॉमन आएगा उसे ही कंसीडर करना है, दोनों में जो कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में 4 दिख रहा है, इसलिए कंसीडर करेंगे सिर्फ 4, y की वैल्यू 4। आप कहोगे सर 0 दोनों में क्यों नहीं पुट किया, तो पुट करके देख लो, ऐसा थोड़ी है कि मेरे को इससे बहुत बड़ा नफरत है नहीं पुट कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूंगा, y 0, यहाँ भी 0 y 0, तो एक ही वैल्यू आ रही थी दोनों की, तो अच्छी बात थी। लेकिन अगर कहीं पुट करने पे दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, एक यहाँ पे 4 आ रहा है, वहां पे +-4 आ रहा है, तो दोनों का कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा, तो कॉमन वैल्यू 4 हमको मिला यहाँ पे ये। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आ गए, 0 0 और एक आ गया 4 4। इसका मतलब ये कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, मतलब कर्व आपस में 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब 2 जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 एंगल आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ, 2 एंगल आएगा नहीं, एक इस पॉइंट पे एक एंगल आएगा टेंजेंट्स के बीच में, और इस पॉइंट पे 2 टेंजेंट्स के बीच का एंगल आएगा। तो पहले तो मैं 1 by 1 पहले मैं इसकी बात करूंगा फिर मैं इस पे आऊंगा। तो देखना है इस पे एंगल कितना आएगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 कर्व जो दिया था, कर्व क्या दिया था, y² = 4x दिया हुआ था, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ y² = 4x, और दूसरा कर्व दिया था x² = 4y, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x² = 4y। आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है, स्लोप निकालना है इस वाले पॉइंट पे, इसका भी। तो देखना यहाँ पे 2y × dy/dx = 4, और x का डेरिवेटिव तो 1 ही है, ये इससे कैंसल आउट हो गया। dy/dx की वैल्यू क्या आया जल्दी बताना, 2/y मिला। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे मेरे को चाहिए dy/dx, किस पॉइंट पे चाहिए, 4,4 पे चाहिए, तो x को 4 से रिप्लेस करूंगा, y को 4 से, x तो नहीं दिख रहा है, तो मेरी क्या गलती है, मेरी गलती है क्या बताना मेरे को जल्दी बताओ। नो सर, नो सर तो y जो दिखेगा उसे ही पुट करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 मुझे दिख रहा है, y यहाँ पे दिख रहा है कि y है, तो मैं y को 4 पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, देखना यहाँ पे 2/4 यानी इधर कितना हो गया 1/2 हो गया, और फिर मैं इसे कहूंगा बहुत खुशी से कि ये m1 होगा, ठीक है ना। आप लोग भी कह रहे हो कि नहीं खुशी से कि m1 होगा, जल्दी बताना m1 है कि नहीं, ये स्लोप है कितना आ सर। गया, सर है m1 आ गया, ठीक है ना, m1 आ गया, ये स्लोप आ गया। अच्छा आप दूसरा वाला कर्व कर रहा है, भाई साहब मेरे को भी निकालो, मैंने कहा कौन सा तुम, तो बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कहा कहाँ हूँ, तो बोला यहाँ पे हूँ, मैंने कहा ठीक है x² = 4y। तो अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ x² = 4y, अब मैं इसको भी डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ, और यहाँ से m2 मिलेगा इस पॉइंट पे, तो पहले डिफरेंशिएट करो, इधर हो गया 2x, इधर 4 कांस्टेंट y का हो गया dy/dx, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, देखना जरा ये इससे कैंसल आउट होके क्या मिलेगा, ठीक है ना, अभी सही है, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू कितना आएगा जरा बताना, यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे dy/dx आएगा यहाँ पे x/2 आएगा। अब किस पॉइंट पे चाहिए मेरे को, इस पॉइंट पे चाहिए 4,4 पे चाहिए। अब यहाँ पे x है y नहीं है, तो बस x पुट करूंगा, तो 4/2 की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, और ये हमारा m2 का काम करेगा, तो m2 मेरा 2 आ चुका है, बात समझ आया। यस सर तो m1 पता चल गया, m2 पता चल गया, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला यूज करना है, tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2 mod Yes, sir. लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, खाना खाना भूल जाना है लेकिन मॉड लगाना नहीं भूलना है, ये बात ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। तो ये मॉड यस है, सर। m1 कितना हो गया 1/2 माइनस m2 कितना हो गया 2/1 + m1 1/2 m2 2, और ये 2 से 2 कैंसल हो गया, ये कितना हो गया 4 -4 + 1 कितना हो गया जल्दी बताना, -3 -3
-3/2 और नीचे 1+1 2 है, तो कितना हो गया -3/4 हो गया। अब बताना मेरे को एक बात ध्यान से कि tan थीटा की वैल्यू मॉड में आ गया -3/4, माइनस का मतलब मॉड है तो प्लस हो जाएगा 3/4 होगा tan थीटा, क्योंकि मॉड का काम ही होता है निगेटिव को पॉजिटिव करना। तो अब बताओ थीटा की वैल्यू tan को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ क्योंकि इसका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। अगर tan थीटा 1 होता तो मैं थीटा 45 लिख देता, लेकिन स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो मैं क्या करूं भाई, मेरी गलती नहीं है इसमें। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। समझ आया? इसको ले यस सर। ट्रांसफर। ये तो एक एंगल तो मुझे मिल गया, बहुत खुशी की बात हुई, ठीक है ना। थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट भी देख पा रहे हो गया अब हमारे, ठीक है, यस क्योंकि एक एंगल मेरे को मिल गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे एंगल का, क्योंकि दूसरा वाला इंतजार कर रहा है बहुत देर से, यहाँ पे 0 0 कह रहा है 0 0 का अगर सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा तो एग्जाम में यही दिखेगा मेरे को, इसलिए डर लगता है इससे बहुत ज्यादा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब m1 m2 निकालू। अब dy/dx देखो यहाँ पे निकाल चुके हो, dy/dx इसका निकाल चुके थे, कितना 2/y निकाले थे dy/dx, लेकिन अब पॉइंट आपका चेंज हो चुका है। पॉइंट क्या है, पहला ये 0 0 है, तो 0 0 पुट करोगे तो आप बताना 2/0 y0 है, ये वैल्यू कितना हो गया इन्फिनिटी। अभी बताया तब फाइनाइट/0 Yes, इन्फिनिटी sir. होता है। तो यस ये सर। मैं मान लेता हूँ m1 है, हमारा m1 है, m1 आ गया इन्फिनिटी। अब m2 भी निकालना पड़ेगा। m2 के लिए दूसरे वाले का dy/dx इधर है, x/2 दिख रहा है, तो यहाँ देखना dy/dx x/2 दिखेगा, यहाँ पे dy/dx x/2, लेकिन 0 0 पे चाहिए अपन को, तो 0 0 मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। जरा देखना मेरी बात को ध्यान से, जीरो नहीं देखना नहीं है, सुनना है। 0/2 का मतलब कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये m2 आ गया, तो m2 0 m1 इन्फिनिटी। फिर मैं tan थीटा अप्लाई करूंगा, तो tan थीटा का फॉर्मूला अभी हमने बताया m1 -m2 अपॉन 1+m1m2, ये हमने देखा था। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं m1 की वैल्यू पुट करता हूँ, m1 कितना है इन्फिनिटी, तो इधर हो गया इन्फिनिटी। m2 कितना है हमारे पास, m2 है हमारे पास कितना 0, तो इधर हो गया 0 अपॉन 1+m1 इन्फिनिटी, m2 कितना है 0, तो ये आया। तो 0 इंटू इन्फिनिटी कितना होगा जल्दी बताना, 0 इंटू इन्फिनिटी कितना होगा जल्दी बताना मेरे को, 0 इंटू इन्फिनिटी 0. 0 सर 0 0. 0, ये बहुत गलत बात है, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट चैप्टर में, लिमिट चैप्टर यस. में पढ़ा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है लिमिट चैप्टर। लिमिट चैप्टर तो 11th क्लास में हुआ था ना, अमित सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये वाला फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म नहीं पढ़ाया होगा तो आप अभी ध्यान से ध्यान रखना कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म जो होता है इनडिटर्मिनेंट है, कोई कुछ भी नहीं बता सकता। अगर आप 0 बता रहे हो तो आज डिस्कवरी हो जाएगी, बुक में नाम आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गया? तो इसलिए यस सर। ध्यान में रखिएगा कि Yes, sir. इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, जब कोई आपसे पूछे ना बताओ 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, बिल्कुल चुप हो जाना, कुछ बोलना ही मत, बिल्कुल चुप हो जाना। अब बोलेगा सामने वाला क्यों नहीं बोल रहे हो भाई, तो आप कह रहे कुछ बोल ही नहीं सकता, बोलेगा क्यों, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब होता क्या है, देखना होता क्या है, जाने अनजाने में आपने मुझे 0 बताया, जनता 0 कर देती है, जनता 0 कर देती है, किस्मत से आंसर भी आ जाता है, इत्तेफाक है आंसर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा आपको क्या मिलेगा बताना, ये इन्फिनिटी कर देता है, क्योंकि इन्फिनिटी में 0 कम करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, 0 का कोई सेंस ही नहीं है। और यहाँ पे जनता 0 कर दी तो 0+1 तो कितना हो गया 1 हो गया, फिर इन्फिनिटी/1 तो इन्फिनिटी, तो tan थीटा इन्फिनिटी आ गया, तो यहाँ पे थीटा बता देते हैं 90 डिग्री। तो ये किस्मत है कि सही आ जाता है आंसर 90 डिग्री, लेकिन 0 इंटू इन्फिनिटी को 0 रखना बिल्कुल गलत है, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यस फिर सर। क्या होता है ऐसे केस में, क्या करते हैं ना, ये 90 डिग्री कैसे आएगा सही तरीके से, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ऐसा बोलना, इसलिए मैं इसको क्रॉस लेके लिख रहा हूँ, क्योंकि ये गलत है, आंसर भले सही है लेकिन गलत है। अब ऐसा क्यों मैं जोर दे रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी है कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आपको यहीं पे दिखेगा, कल को कहीं और भी दिख सकता है, तो वहां पे किस्मत काम नहीं आएगी, किस्मत कभी कभी काम आ जाती है जिंदगी में, ठीक है ना। तो इसलिए बात को ध्यान में रखिए कि सही तरीके से क्या हो सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे वो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे ये 90 डिग्री आएगा सही तरीके से। तो देखना जैसे होता क्या है कि tan थीटा m1 - m2 अपॉन 1+m1m2 मॉड हमने यहाँ पे लिखा था।
अब क्या होता है कि एक स्लोप हमारा इन्फिनिटी आ गया, m1 की वैल्यू इन्फिनिटी, दूसरा 0 आ गया। तो हमारा एम क्या होता है कि जो वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है क्यों ना हम उसको डिवाइड में लेकर आ जाए। डिवाइड Yes, में sir. क्यों? क्योंकि डिवाइड में जैसे ही आता है वो फाइनाइट वैल्यू दे देता है 0। 0. तो हम क्या करते हैं, m1 को डिवाइड में लाने के लिए m1 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी m1 से डिवाइड कर देते हैं, ईच टर्म को डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो इधर कितना आएगा बताना, इधर आएगा 1, इधर आएगा m2 बाई m1, और इधर आ जाएगा 1/m1, और इधर आ जाएगा m1 से m1 कैंसिल, m2 आ जाएगा। तो डिवाइड तो समझ में आ गया सभी को? ठीक है। Yes, sir. अब देखना, अब यहाँ पे तो 1 था और माइनस, इधर देखना अब m2 हमारा 0 है और m1 इन्फिनिटी, तो 0 बाई इन्फिनिटी वैल्यू 0 हो जाती है। 0 बाई इन्फिनिटी 0 क्यों होती है? आप बताओ, इसको क्या लिख सकते हो? 0 इंटू 1/इन्फिनिटी तो लिख सकते हो ना, बताओ। तो 0 इंटू 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0 Zero. होता है। 0 इंटू 0 तो 0. 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अपॉन ये 1/इन्फिनिटी, ये भी 0, 0. ठीक है। और प्लस m2 भी कितना था? m2 भी 0 था। तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया? 1/0। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी हो गया। अब tan थीटा इन्फिनिटी हो गया। tan थीटा इन्फिनिटी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा जल्दी बताना, ये तो पढ़ा है ना, 90 डिग्री। 90. तो थीटा 90, तो ऐसे आता है, मतलब तमीज से अगर हम बात करें तो ऐसे आएगा। ये तो बिल्कुल इनडिसिप्लिन था, इसका कोई मतलब नहीं था, ये किस्मत से आ गया तो आ गया। तो जाने अनजाने में जनता इसी को लगा रही है 0 इंटू इन्फिनिटी 0, लेकिन पता नहीं है कल को कहीं फंस सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि इस तरह से हम करते हैं। तो अब थीटा की एक एंगल 90 डिग्री आ गया और दूसरा ये, क्योंकि 2 पॉइंट थे, जहां पे 2 पे इंटरसेक्शन हो रहा था, तो ये तो डेफिनेट है कि एंगल क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। अब जरा मैं उस एंगल को देखना चाह रहा हूँ कर्व बना के, क्योंकि कर्व मैं इसका बना सकता हूँ, तो वो मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे इंटरसेक्शन हो रहा है और ये कैसे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एंगल कैसे बनना है इतना, तो वो मैं दिखा सकता हूँ। तो देखना जरा यहाँ पे ध्यान से, एक कर्व है y² = 4x और दूसरा कर्व है x² = 4y। आप बताओ कि कर्व देख के किसका कर्व लग रहा है? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स? जल्दी बताना कौन सा कर्व लग रहा है, जल्दी बताना मेरे को, कौन सा कर्व ये दिख रहा है? पहला वाला कर्व कौन सा दिख रहा है? ये तो पैराबोला है ना, पैराबोला। पैराबोला है। हाँ पैराबोला ये वाला है, राइट ओपनिंग पैराबोला है। दिस इज y² = 4x, ये वाला पैराबोला। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला x² Yes, sir. = 4y। ये सब 11th क्लास Cos में पता theta ये Yes, दिख sir. रहा है। ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये ऐसे चला जाता, लेफ्ट ओपनिंग हो जाता, और अगर ये माइनस होता तो ये डाउनवर्ड हो जाता। तो 4 टाइप के जो बेसिक पैराबोला होते हैं, एक होता है राइट ओपनिंग, लेफ्ट ओपनिंग, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो बताना ग्राफ क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे को, ग्राफ क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है। तो देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है 0 0, यही तो आ रहा था, और एक Yes, यहाँ पे आ रहा है 4,4। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकल कर आ रहा था वो हमारा सही आ रहा था। एक 0 0 आ रहा था, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट आ रहा था, 4 4 आ रहा था। तो अब देखो एक एंगल जरा देखो, इस पे टेंजेंट बनना है, बताओ इस पे ये जो पैराबोला है, ये येलो कलर में जो बना हुआ है, इसका टेंजेंट क्या मैं कह सकता हूँ? ये वाला है, जल्दी बताओ क्या मैं कह सकता हूँ? ये Yes, वाला। sir. अच्छा, Yes, और sir. और ये जो व्हाइट कलर में है इसका टेंजेंट ये वाला है, कह सकता हूँ क्या? हाँ जी सर। तो बताना इसके बीच एंगल कितना, जल्दी बताओ मेरे को, एंगल कितना है इसके बीच में? 90 डिग्री। इसलिए तो 90 डिग्री, इसलिए तो 90 डिग्री 0 0 पे आ रहा था, देखना जरा, इसलिए तो 0 0 पे 90 डिग्री आ रहा था। यहाँ पे 90 डिग्री जो आ रहा है 0 0 पे, इसलिए तो आ रहा था क्योंकि ये जो है एंगल 0 0 पे आ रहा था 90 डिग्री। अच्छा, दूसरा वाला जो एंगल है वो ये था। तो यहाँ पे देखना, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये येलो वाले पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये आ गया। और उसके बाद इस वाले पे व्हाइट वाला जो कलर में कर्व आपको बना है उस पे टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ये वाला। तो ये जो एंगल था दिस थीटा = tan इनवर्स 3/4 आ रहा था। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि क्या हमने फाइंड किया है, जल्दी बताना मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. आप मेरे को आप बताओगे Yes, अगला sir. क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ये तो ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between curves, between curves
between curves y square equals to 16x. Y square is equals to 16x and 2x square plus y square is equals to 4. ये तो ये दो कर्व आपके पास है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। हमने पहला स्टेप बताया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स। सेकेंडली you have to find m1 m2 फर्स्ट डिफरेंशियल फैक्टर, एंड सेकेंडली आपको डिफरेंशिएट करना है दूसरे कर्व को। देन tan थीटा आप अप्लाई करोगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कोई मेरी चाय तो दे दो। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? कुछ अजीब सा आ रहा है क्या? जल्दी बताना। हमने बताया था कि इसका एक का y दूसरे में y में पुट करिए, तो यहाँ y स्क्वायर है, तो इस y स्क्वायर को यहाँ पे पुट करोगे, तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर दिया 16x। आप y पुट कर दो, y स्क्वायर पुट कर दो। एम हमारा होता है एक का दूसरे में पुट करना होता है, ठीक है। तो इधर हो गया 16x इज इक्वल टू 4। अब 2 से डिवाइड कर दो सभी को, तो x स्क्वायर प्लस 8x और इधर इज इक्वल टू 2 हो गया। ट्रांसफर करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? फैक्टर नहीं हो पा रहा होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा है ना, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो -b ये b का काम करेगा, दिस इज b, ये c का काम कर रहा है और ये a का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये -b यानी 8 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 8 स्क्वायर -4, a हमारा 1 है और c हमारा -2 है अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा जरा देखना। x की वैल्यू इधर आ रहा है -8 प्लस माइनस इधर हो गया 64 और ये कितना हो गया +8 हो जाएगा, 64 प्लस 8 हो जाएगा अपॉन इधर हो गया 2a और a मतलब 2 ही है, बस सिर्फ 2 1 है तो 2 है, ठीक है। और ये 72 हो गया तो -8 प्लस माइनस 72, ठीक है ना। ये 72 हो गया अपॉन 2 हो गया। तो ये पॉइंट देखते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही बोल रहा है कि भाई साहब कुछ फायदा नहीं है आगे जाने से, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा Yes, लग sir. रहा है क्या? अरे देखना जरा, बड़ा अजीब सा लग रहा है पॉइंट। यस ये सर। रूट जो होता है वो बड़ा बोरिंग होता है, बड़ा मतलब बड़ा खतरनाक होता है। ये क्वेश्चन में होपलेस कर देता है, जब आता है तो पता चलता है कि आंसर ही नहीं आएगा हमारा, ऐसा लग रहा है। देखिए ये खुद ही कह रहा है कि भाई आप आगे मत बढ़िए, खतरा है बहुत ज्यादा, सावधान हो जाइए और वापस चले जाइए। तो मैं अब वापस जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये Yes. बहुत खतरनाक है, ये रूट है, बड़ा अजीब सा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, अब बस ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर हम दो कर्व के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत कैलकुलेटिव हो गया या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया या बहुत अजीब सा लग रहा है, रूट में वैल्यूज आ रही है, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो फिर क्या करना है? तो वो देखना है। फिर हमें करना क्या है एक्चुअल में, हम उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि वो x1 y1 था, x1 y1 था, या वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। हम क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे, यहाँ से dy/dx वहां से, और दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे।
कहीं प्रोडक्ट -1 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर यही होता है। और मैं कह सकता हूं कि ये होता ही होता है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है। अब अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होगा, बताना जरा, मेरे को पहले करा रखा है नोट में। 0 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री, बिल्कुल सही बोला, 90 डिग्री होगा। तो अब देखना, ये जो दो कर्व है, ये दो कर्व है, इनको इनको मैं लिखता हूँ पहले y² = 16x को लिखता हूँ, और जो दूसरा कर्व है, दूसरा कर्व हमारे पास जो था 2x² + y² = 4, इसको लिखता हूँ। अब मैं दोनों का पहले dy/dx निकालता हूँ और फिर उनका प्रोडक्ट करूंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। तो देखना जरा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, 2y × y का dy/dx = 16, x का हो गया 1। अच्छा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, 2 से ये कैंसिल हो गया, 8 हो गया। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गया कितना, 8/y। ये dy/dx, इसको मान लो m1 है, दिस इज m1, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको डिफरेंशिएशन। तो 2 तो अपने जगह पे, इसका डेरिवेटिव 2x हो गया, प्लस 2y × y का हो गया dy/dx, और इधर कितना हो गया, ये हो गया 0। अब आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो सब में, क्योंकि 2 हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर में, तो इधर 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसर, ये 2 से 2 कैंसर, तो इधर क्या मिला, 2x + y dy/dx = 0, 0/2 0 हो गया। तो यहाँ से dy/dx देखना, y dy/dx की वैल्यू कितना आएगा, -2x हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू कितना आएगा, -2x/y आएगा, और ये काम करेगा m2 का। सो ये काम करेगा m2 का। सो हमारा जो स्लोप है, दिस इज m2। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट चेक करूंगा, m1 m2 m2 वो कितना आ रहा है। तो वो देखना जरा कितना आता है। m1 हमने यहाँ पे लिखा है कितना, 8/y, दिस इज 8/y हो गया, इंटू m2 कितना आ रहा है, जरा देखना यहाँ पे, -2x/y। सो इधर हो जाएगा -2x/y, ये हो गया। अब यहाँ पे देखना, ये मिलके ऊपर कितना हो गया, -16 हो गया, x अपॉन इधर कितना हो गया, y² हो गया। तो y² का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे y² की वैल्यू आपके पास है कितना है, 16x है, y² की वैल्यू 16x है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये -16x/16x, 16x से कैंसिल हो गया, और ये आ गया -1। तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन टू कर्व्स कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। मैं कहूंगा थीटा 90 डिग्री, या कभी एग्जामिनर ये बोलता है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। समझ आई बात, जल्दी बताना मेरे को, समझ आई। यस सर। तो मेरे पास जब ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड करता हूँ, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद मेरे को बड़ा अजीब सा कभी कभी वैल्यू दिख जाता है, जैसे ये दिख गया, ये दिख गया, तो ये दिख जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शन पे देखता हूँ, तो ऑप्शन में मुझे 90 देख रहा होता है कि 90 तो नहीं है, और ऑप्शन में एक 90 दिख जाता है। जब 90 दिखता है तो मेरे को खुशी होती है, अच्छा अब समझ आया तुम्हारा खेल क्या है। मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड ही नहीं करूंगा, मैं पहले वाले का स्लोप दूसरे वाले का स्लोप का प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ, वो -1 आ जाता है। अब उसमें इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये एक्स वाई वाला सारे टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं। देखो ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकाला जाए, वो तो खत्म हो जाएंगे बाद में जाके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 90 डिग्री इंटरसेक्शन बता देते हैं और ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 एंगल दे देगा कुछ और tan इनवर्स में करके दे देगा, और या 45 डिग्री 60 डिग्री करके दे देगा, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस दे देगा। तो ऐसे भी कंफ्यूज कर देता है। तो आप तब भी समझ जाना कि 90 डिग्री का चांस है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको प्रोडक्ट चेक करना पड़ता है। प्रोडक्ट चेक करने के बाद जैसे ही -1 आता है, इट मीन्स ये क्लियर हो जाता है कि 90 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की कहानी यहाँ पे खत्म हुई। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की कहानी यहाँ पे खत्म हुई। अब इस चैप्टर का और इस टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, उसके बाद फिर ये चैप्टर हम सबको बहुत याद आएगा और काफी इमोशनल हो जाएंगे हम लोग कुछ देर में, थोड़ी देर बाद। फिर हम लोग अगर अगले चैप्टर का 1 से 2 मिनट का मौन भी रखेंगे। 2 मिनट का मौन रखेंगे, और उसके बाद अगर अगले चैप्टर का टाइम मिला तो मौन रखेंगे, वरना मौन हमारी लंबी हो जाएगी कल तक के लिए, अगर टाइम नहीं मिला तो। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अगले हेडिंग का। जहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई मसला हो, No, कुछ sir. पूछना हो वो पूछ नो सकता है। सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल या लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब भी लेंथ की बात हो रही है। और सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। पहली बात ये कि ये होता क्या है और इनके फॉर्मूलाज वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जो है कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बार तो एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब मान लेते हैं अपन के पास ये कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ये कोई कर्व है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन एग्जामिनर की क्वेश्चन में क्या देता है। मैंने जनरल एज्यूम कर लिया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को P x1 y1 हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पे होगा जिसपे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो टेंजेंट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट ड्रॉ किया तो मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है और ये पी है, ठीक है, टेंजेंट हो गया। अच्छा, इसके नॉर्मल की अगर हम बात करें तो इस पे नॉर्मल कैसे आएगा, तो देख, नॉर्मल यहाँ से पास होती है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से और इसके परपेंडिकुलर होती है, ये नॉर्मल होता है। ये सबको पता है नॉर्मल के बारे में, इसलिए किसी को जो है अचंभा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जो अचंभा हो रहा है तो प्लीज अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट भी मान लेता हूँ कि इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए डी मान लेता हूँ। तो देखना, ये जो ए से पी तक का जो लेंथ होता है, दिस एपी, इसको हम टेंजेंट लेंथ बोलते हैं या लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं एपी को। एपी हमारा होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टेंजेंट है, इसलिए ए से पी तक की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। पहली बात, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो ये हो गया। उसके बाद नॉर्मल क्या होता है, पी से डी तक, क्योंकि ये नॉर्मल है तो पी से डी तक के लेंथ को हम नॉर्मल लेंथ कहते हैं या लेंथ ऑफ नॉर्मल कहते हैं। तो पीडी जो होगा वो लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब दो चीज रहेगी, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। तो ये क्या होता है भाई साहब, तो देख लेते हैं उसको भी। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे एक सेगमेंट बनाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे। तो ये जो टेंजेंट है इसका प्रोजेक्शन, इस पॉइंट को एम मान लेता हूँ, इस टेंजेंट एपी का जो प्रोजेक्शन है वो इधर आ रहा है एम। सो दिस इज सब टेंजेंट कहलाता है, कि टेंजेंट का प्रोजेक्शन इधर आ रहा है तो ये सब टेंजेंट कहलाएगा। तो एम को हम सब टेंजेंट बोलेंगे, दिस इज सब टेंजेंट, ये हो गया सब टेंजेंट। और चूंकि नॉर्मल का भी तो प्रोजेक्शन है, ये वाला प्रोजेक्शन तो नॉर्मल का है ना, नॉर्मल ये था, इसका प्रोजेक्शन ये है, तो ये जो एमडी है ये हमारा कहलाएगा सब नॉर्मल। तो एमडी जो है वो हमारा कहलाएगा सब नॉर्मल। तो यहाँ पे आप इसे सब नॉर्मल या सब नॉर्मल लेंथ भी कह लेते हैं, बात एक ही है। तो आप सब नॉर्मल यहाँ पे इसको कह सकते हैं, सब नॉर्मल। बात समझ में आ गया, सब नॉर्मल तो है, सब नॉर्मल तो है क्या, कुछ हाँ जी abnormal? सर, बिल्कुल एकदम 100% नॉर्मल है। चलिए ठीक है, तो ये बात तो सभी को क्लियर हो गई, अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि इतने से काम नहीं चलेगा, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं। तो फॉर्मूला अब आपको 1 बाय 1 में लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है। तो पहले तो मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा, फॉर्मूला जो एपी है हमारा, एपी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, इसको मैं टेंजेंट लेंथ की बात फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, y √1 + dy ओवर dx होल स्क्वायर अपॉन dy बाई dx, ये याद रखना है। और इसका मॉड, मॉड क्यों, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी निगेटिव आ गया तो मॉड के साथ बताएंगे। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये याद रखना है पहली बात। दूसरा क्या है हमारा, नॉर्मल की लेंथ। तो नॉर्मल की लेंथ का मतलब ये था पीडी, पीडी नॉर्मल लेंथ। तो पीडी जो हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल लेंथ, दिस इज नॉर्मल लेंथ। तो नॉर्मल लेंथ हम कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल, जो टेंजेंट लेंथ में ये आता है ना, इसको लिख दो y√1 + dy बाई dx, जैसे था वैसे ऊपर वाले को लिख दिया। और ये वाला टर्म बस हटा देना, ये वाला टर्म को हटा देना, सिर्फ इतना रखना। तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट एम होता है, तो एम को आप यहाँ पे मार्क करोगे कि हमारा जो एम है सब टेंजेंट,
तो AM को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब टेंजेंट। तो जो सब टेंजेंट है वो हमारा कितना होगा, y/dy/dx, ये होता है, ये सब टेंजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, मॉड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मॉड के साथ। अच्छा, अब क्या होता है, अगला जो यहाँ पे MD है, यानी MD हमारा होता है ये वाला सब नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब नॉर्मल। तो अब हम MD जो लेंथ होगा, दिस इज सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल जो लेंथ है वो y, और ये dy/dx नीचे था, ऊपर ले लो एकदम, यहाँ पे dy/dx ये ले लो, और फिर इसका मॉड बना दो, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा सब नॉर्मल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो जनरल हो गया, जनरल का मतलब dy/dx एक जनरल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस पॉइंट पे पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है, इस पॉइंट पे पूछ लेता है x1 y1 पे। तो x1 y1 पे पूछेगा तो y की जगह यहाँ पे y1 आ जाएगा, और dy/dx x1 y1 पे आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी x1 y1 पे निकालना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे भी y y1 से रिप्लेस हो जाएगा, और dy/dx x1 y1 पे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वही y y1 से रिप्लेस हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है तो तब की बात करो। अगर जनरल बोल दिया कि एक कर्व है y² = 4x, बताओ सब टेंजेंट लेंथ कितनी होगी, सब नॉर्मल कितनी होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन कभी कभी बोलता है कि बताओ कि एक कर्व है y² = 4x, तो एट x = a, 2a पे बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होगा। तो जो 2a होगा वो y की जगह आ जाएगा, और dy/dx a, 2a पे निकल कर आएगा। फिर आप उसको पुट करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? जल्दी बताना मेरे को। Yes, sir. बिल्कुल sir. Yes, sir. ठीक है, अब जब क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अच्छा, एक मिनट, इससे लिखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मिस हो चुकी है, तो मैं अब उसे मिस नहीं करना चाह रहा हूँ। अगला हेडिंग हो जाएगा यहाँ पे नोट में एक पॉइंट ध्यान से, नोट में जितना पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसलिए उसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। Yes, अच्छा, एक बात मेरे को बताना यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले ये वाला लेंथ है कौन सा है, दैट इज, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सब टेंजेंट लेंथ, सब टेंजेंट लेंथ कितना है, y/y/dx, ये सब टेंजेंट हो गया, ठीक है। कॉमा ऑर्डिनेट को y बोलते हैं, अगर सिर्फ ऑर्डिनेट है तो वो y होता है, ठीक है ना। ऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ y होता है, एब्सिसा अगर बोला जाए तो सिर्फ x होता है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सब नॉर्मल कौन सा है, ये y/dy, y/dy/dx, ये होता है सब नॉर्मल। तो मतलब क्या मिला यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक तो ये हमारा सब टेंजेंट हो गया, ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया, और ये हमारा सब नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल। अब एक बात बताना जरा ध्यान से, सब नॉर्मल। अब एक बात बताना जरा ध्यान से कि ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस क्या बना रहा है, एपी बना रहा है, जीपी बना रहा है, एचपी बना रहा है। क्योंकि एपी आप जानते हो क्या होता है, जीपी आप जानते हो क्या होता है, बताना क्या बना रहा है, एपी बना रहा है, जीपी बना रहा है, एचपी बना रहा है। अच्छा, एपी में क्या सेम होता है, जल्दी बताना, एपी में सेम क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस, यस, इसलिए हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और जीपी में क्या सेम होता है, रेशियो। तो रेशियो चेक करो ना, इसका रेशियो कैसे चेक करते हैं, मान लो एबीसी है, तो पहले बी का ए से रेशियो चेक करते हैं, फिर सी का बी से करते हैं, ऐसे अगले वाले का पीछे वाले से रेशियो चेक करते हैं। ये बराबर होता है तो कॉमन रेशियो आता है, कॉमन रेशियो आर। तो बताना रेशियो सेम है, डिफरेंस सेम है कि क्या सेम है, जल्दी बताओ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे रेशियो किसने बोला, जल्दी बताइए किसने बोला, रेशियो। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो पूछ रहे हैं या बता रहे हैं रेशियो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पूछ रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है।
तो रेशियो सेम आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन डर के बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस में आंसर बताने की जरूरत है। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे गन लगा के मैं रखा हुआ हूँ यहाँ पे, और मैं पूछ रहा हूँ बताओ सेम क्या आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं डर के सर रेशियो। अच्छा, तो ऐसे नहीं बताना है, कॉन्फिडेंस में बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, रेशियो बिल्कुल सेम है, तो सर रेशियो सेम तो सीक्वेंस बनाएगा, रेशियो सेम तो सीक्वेंस क्या बनाएगा, जल्दी बताना। जीपी। जीपी बनाएगा। ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जा चुका है कि किसी कर्व का सब टेंजेंट, ऑर्डर सेम, ऑर्डर यही होना चाहिए, पता चला सब सब नॉर्मल पहले आ गया तो नहीं बनाएगा। सब टेंजेंट, ऑर्डिनेट और सब नॉर्मल किसी कर्व के लिए बताओ कौन सा सीक्वेंस बनाते हैं। तो क्वेश्चन था आंसर में एपी जीपी, तो जीपी बनाते हैं। बोले था कॉमन रेशियो क्या होगा, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, जल्दी बताना। डी वाई बाई डी एक्स होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वाई से वाई कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स ऊपर जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करो, वाई से वाई कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, तो कॉमन रेशियो डी वाई बाई डी एक्स। ये बात याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिखिए जरा क्वेश्चन। फाइंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, फाइंड लेंथ ऑफ, फाइंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू एनी पॉइंट, टू एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, ऑन पैराबोला, ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ये तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा इस कर्व पे, तो वेरी सिंपल, आप क्या करो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, याद रखो चारों में से कुछ भी पूछ ले, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, या सब नॉर्मल, कुछ भी पूछेगा, सब में डी वाई बाई डी एक्स आता है, सब में आता है, फॉर्मूले में देख लो आप डी वाई बाई डी एक्स आता है कि नहीं आता है। देखो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, अगले वाले में देखो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो मतलब हर फॉर्मूले में डी वाई बाई डी एक्स आता है, तो मतलब पहले मुझे को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तभी डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो डिफरेंशिएट कर लो, फिर आगे का बाद में देखा जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2y इंटू वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, 4 एक कांस्टेंट है, x का हो गया 1, ये इससे कैंसिल होकर ट्वाइस, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये 2a के बराबर होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, सब नॉर्मल क्या यही फॉर्मूला था, जल्दी बताना, अरे जल्दी बताना, सब नॉर्मल यही तो था फॉर्मूले में। सर यही है। ना देखना जरा यहाँ पे, यस सर, यही यस है। सर, हाँ, तो ये यहाँ पे है सब नॉर्मल, तो y डिवाइड डी, तो इसका मतलब किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा, यही तो पूछ रहा था, सर। यही तो हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है, बताना जरा। यस हाँ सर, जी सर। क्लियर है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आप वैसे ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये आप प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, बाकी आगे हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए होमवर्क। मुझे पता है आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा मेहरबानी करके अगर वक्त मिल जाए आपके दैनिक जीवन से तो फिर आप इसको ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेसबुक पे नोटिफिकेशन पुराने पड़े हुए हैं, न्यूज फीड को देखना भी होता है, नहीं सर, इंस्टाग्राम हम भी चल रहा है। फेसबुक चलाते ही नहीं है। चलाते नहीं, चलाते अरे हैं तो सर। जो फेसबुक नहीं चलाते वो इंस्टाग्राम पे प्रमोट हो चुके हैं, यस सर, टॉप सब टेंजेंट चलाते जो, सर। हाँ तो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, और जो इंस्टाग्राम नहीं चला रहे वो रील्स पे आ चुके हैं, तो इतना टाइम कहाँ मिल पा रहा है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई तो सेकेंडरी है, बाकी सब प्राइमरी है, ठीक है ना। तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, अच्छा है फिर तो। सर मैं करेंगे क्वेश्चन सर। बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस एक्स होल क्यूब, ये कर्व दिया हुआ है, बोला है इफ द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व is ST and SN respectively, ST and SN respectively and एक रिलेशन भी दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, PSN, P इंटू SN, SN
इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एस टी स्क्वायर देन पी बाई क्यू रेशियो आपसे पूछ रहा है क्या होगा, पी बाई क्यू रेशियो। ठीक है, तो ये आप फाइंड करना, बाद में मेरे को कल बताना इसका आंसर। ठीक है, आप Yes, sir. क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको एक कर्व दिया है और कह रहा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट्स और सब नॉर्मल को यह बताया है कि एस टी सब टेंजेंट है और एस एन सब नॉर्मल है। तो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल पे यहाँ पे आप यहाँ से निकालोगे कर्व का, यहाँ पुट करना, क्यू को नीचे लेके आओगे तो पी बाई क्यू रेशियो पूछ रहा है, एस एन इधर चला जाएगा। सॉल्व करके इसका Yes. आंसर मेरे को कल बताना। बाकी मैं अगले क्वेश्चन पे Yes. आता हूँ, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। Yes, sir. तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना। साइड करो प्लीज। अच्छा क्वेश्चन लिख लो आप जिसने नहीं लिखा है। सही के लिए। सर 1 मिनट रुक जाओ। हो गया सर। हो गया, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन क्या है हमारा, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अरे ये बताओ, मैथमेटिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है या इंटरेस्टिंग No, sir. सब्जेक्ट? No, sir. Interesting. इंटरेस्टिंग है सर। बहुत इंटरेस्टिंग। हर कुछ इंटरेस्टिंग है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। देखते हैं। पता चला फिजिक्स के टीचर के सामने मैथ्स को बोरिंग बता रहे हो आप। हमारे No, sir. नहीं सर, हम नहीं तो सर। मैथ सर हम जेई वाले, हमारे लिए मैथ्स तो मैथ सबसे अच्छा है। हाँ ये तो है, सही है, फिर तो अच्छा है। अब तो स्कूल से बहुत आगे चल रहे हैं अपन लोग, क्यों? Yes, sir. Yes. यस नहीं सर। सर, हम स्कूल और आपके बराबर ही है। मतलब हमने था। स्कूल में यही करा है। स्कूल में क्या करा रहे हैं बताना। सर हमेशा 30 नहीं सर, बहुत अभी पीछे तो हैं सर हम। सर। ये मतलब वाली यूनिट नहीं कराई है। हम पीछे चल सर- रहे हैं स्कूल सर, की- हम नहीं बराबर चले सर, मतलब स्कूल आप के आगे साथ। चल रहे हो सर। सर कंप्लीट। सुन लो मेरी बात, तो बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स के आप लोग हो गए, एक ही स्कूल के तो नहीं हो गए। नो तो सर। कुछ नो सर। पीछे चल रहे हैं, कुछ आगे चल रहे होंगे, कुछ बराबर चल रहे होंगे, ऐसा चल रहा होगा कुछ ना कुछ। यस अच्छा सर। अच्छा, वैसे जिस किसी का टॉपिक अगर पीछे चल रहा होगा या अभी ये जस्ट ये चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर समझ पा रहे होंगे स्कूल यस के सर, अंदर। रिवाइज हो जाएगा उसके लिए। रिवाइज भी हो रहा है और आप बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे होगे क्वेश्चन। यस सर। कुछ टीचर पूछते होंगे तो रिस्पॉन्ड कर पाते हो, नहीं कर पाते हो आप लोग? यस करते हैं। करते हैं, बिल्कुल यस अच्छी बात सर, करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चले तो अब हम बात करते हैं कि ये कर्व दिया हुआ है, तो पहली बात ये है कि ऐसे कर्व को हम पैरामेट्रिक कहते हैं। पैरामेट्रिक हमने पहले भी बताया था, दो डिफरेंट वेरिएबल एक्स वाई को एक कॉमन वेरिएबल टी में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसे इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जरूरी नहीं टी, कोई भी थर्ड वेरिएबल हो सकता है, टी की जगह थीटा भी हो सकता है। मान लो यहाँ थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल में अगर लिखा जाता है तो हम इसे कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन में मुझे लेंथ, मैंने पहले भी बताया कि लेंथ ऑफ नॉर्मल पूछे, सब टेंजेंट पूछे, टेंजेंट लेंथ पूछे या सब नॉर्मल पूछे, सभी के लिए डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो दो पैरामेट्रिक इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते थे ये हमने पहले देख रखा है। टेंजेंट नॉर्मल वाले में क्या करते थे, पहले डी एक्स बाई डी टी, पहले dx बाई dt निकालते थे। तो dx बाई dt कैसे आता था जरा देखना, ए कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, sin t का cos t हो गया, ये तो डेरिवेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे dy बाई dt का, तो dy बाई dt निकालेंगे। तो dy बाई dt में b कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, अब माइनस माइनस प्लस sin t तो b sin t हो जाएगा, क्या हमारा dy बाई dt। फिर हमने आपको बताया था, क्या बताया था, बताया था कि dy ओवर dx अगर आपको चाहिए तो आप dy ओवर dt को डिवाइड करेंगे किससे, dx ओवर dt से। dy ओवर dt कितना है, dy ओवर dt की वैल्यू यहाँ पे है b sin t, तो आपने लिख लिया b sin t। dx ओवर dt ये है a1 प्लस cos t, ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि b बाई ए और ये साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी हो गया। अब होता क्या है कि आपने तो सही निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो वहां पे हाफ एंगल में एंगल दिख रहा था, मतलब ये टी नहीं दिख रहा था, t बाई 2 का फॉर्म में दिख रहा था आंसर।
तो मतलब कहीं ना कहीं हाफ एंगल में इसको कन्वर्ट किया है। हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाले कुछ ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसे साइन, आपने साइन एक्स साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बताया था 2 sin x cos x, होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब आप बताओ कि अगर यहाँ पे 2x है तो इसका हाफ है x और x, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x कर दूं तो यहाँ क्या आएगा बताना जरा। x/2. बिल्कुल X by सही, x/2 तो ये कहलाता है हाफ एंगल। ये भाई साहब थोड़ा नीचे आ जाइए आप, ये x/2 हो गया, ठीक है ना। 2 sin x/2 cos x/2 हो गया। उसी तरह से cos 2x का भी फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है, 2 cos square x minus 1, ये भी होता है। और Yes. एक होता है भाई साहब आप 1 नीचे आइए, minus 1 माइनस, ये कितना होता है 1 माइनस 2 sin sin square square x, नहीं x. होता है, जल्दी बताना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज होती है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज होता है। तो अब देखना यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ हाफ है, x है, तो अगर यहाँ x होगा तो यहाँ क्या होगा जल्दी बताना, यहाँ पे क्या होगा, x/2 होगा नहीं होगा, x/2. Yes, और sir. यहाँ भी x/2। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये हमें हाफ एंगल में लेकर आ जाते हैं, हमें नहीं लेके आते, सॉरी, ये मतलब जो एक्सप्रेशन है उसमें लेके आता है। हम हाफ हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हमें उसमें लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हाफ एंगल में लेकर आ जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन था वो हाफ एंगल के फॉर्म में था। तो ये देखना, ये जो टी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखना ध्यान से, b/a, तो अपने जगह पे इस वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ, 2 sin t/2 cos t/2, x की जगह यहाँ पे t है तो इसलिए t/2 हो जाएगा, 2 sin t/2 और cos t/2, होगा नहीं होगा जल्दी बताना। Yes, sir. होगा. अच्छा, सर अब ये आपकी 1 वॉइस प्लस नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है, से बोलती वॉइस नहीं आ रही आपकी। अच्छा, सर सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट, अभी आ रही है क्या, अभी आ रही है, जरा सर आज बताना। सर आ रही सर, ठीक है सर, सिग्नल आ सर रही है, अरे जिसको नहीं आ रही है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, वो मेरे को दोष क्यों दे रहा है हमें, ठीक है ना, ठीक है, तो उनके नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस वाले का। तो ये 1 प्लस कॉस टी को भी चेंज करना पड़ेगा, तो 1 प्लस कॉस टी कहाँ से आएगा बताना, इस वाले से आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, या इस वाले फॉर्मूले से आएगा बताना, इस वाले से आएगा या इस वाले से आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, तो मुझे लगता है ऊपर वाले से आएगा। ऊपर वाले से 1 है। प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताना, 2 cos 2 स्क्वायर, cos square x/2. लेकिन यहाँ पे 1 प्लस कॉस टी है तो टी बाई आंसर आएगा, कितना आएगा, 2 sin स्क्वायर t/2 आएगा। यस सर। Yes, इसमें मैं sir. लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर t/2, 2 sin स्क्वायर t/2 कुछ कैंसिल भी आउट हो रहा है यहाँ पे, जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, sin t/2 से एक sin/2 कैंसिल हो रहा है, cos बाई sin मिलके क्या बनेगा, cos बाई sin मिलके क्या बनेगा, b/a cot बन जाता है, cot t/2, समझ आई बात, जल्दी बताना। तो ये तो dy बाई dx आया, ये तो dy बाई dx आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, dy बाई dx आपका ये भी सही था, बट क्या होता है कई बार हमको सिंप्लीफाई करना पड़ जाता है आगे की तरफ, तो इसलिए हम इसको ध्यान में रखते हैं, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy बाई dx आ गया। अब मैं लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला यूज करूंगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल हमने अभी लिखवाया था, क्या होता है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेंथ ऑफ नॉर्मल पहले आप लिख लो, लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है क्या, मॉड में y√1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, ये होता है। तो अब देखना यहाँ पे जो y है, y क्या है यहाँ पे जो y है ये कौन सा, ये वाला b1 माइनस कॉस टी, ये y है हमारा, तो b1 माइनस कॉस टी ये y हो गया। अच्छा, √1 प्लस dy/dx आप निकाल चुके हो यहाँ पे, यस ठीक है, सर। ठीक है, तो कितना आया था dy/dx, b/a, ये कोड b/a cot t/2. सर आपने क्या हुआ जल्दी बताना, लिखा सर आपने उधर क्या लिखा, कुछ नहीं, आप कुछ बोल रहे थे क्या, ये इसने यहाँ पे यहाँ पे देखना एक बार हमारा आंसर कॉट में आएगा या tan में, वो tan में आएगा, जरा एक बार चेक कर लेना, यस एक बार चेक कर लेना यहाँ पे
सर cot ही आएगा क्योंकि cos by sin। 40 आएगा। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ एक बार देख ले, क्या पता पर मेरे सर आपने ना पीछे जो ये 1 प्लस cos t इसको a cos square t by 2 लिखा था, कहाँ पे किस ये वाले जो डिवाइड में नीचे। 1 प्लस को, अच्छा हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ है, वही मैं कह रहा था। देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 था, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे साइन मैंने स्क्वायर। साइंस कर दिया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन गलत आ रही है, मैं समझ में आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहा है जिसने भी बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 cos स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो sin बाई cos tan बनेगा। वही मैं कह रहा था, यहाँ पे tan आना चाहिए था, तो ये tan आएगा। ठीक है, तो tan t बाई 2, सो दिस इज tan t बाई 2। ठीक है, tan t बाई 2 हो गया। अच्छा tan t बाई 2 तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो tan t बाई 2 और इसका स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बताना जरा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये तो आइडेंटिटी पढ़ा है आपने, आइडेंटिटी पढ़ा है आपने ना। ठीक है, सेक स्क्वायर होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 को सेक स्क्वायर t बाई 2 लिख सकता हूँ। और सेक स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताना। रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, रूट से सेक आएगा ना, sec सेक टी बाई 2, क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो सेक आएगा। लेकिन अब देखना ये वाला भी हाफ एंगल में होना चाहिए, तो सब हो चुके हैं, ये क्यों नहीं हुआ है अभी तक, इसे करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये वाले फॉर्मूले से आएगा। आएगा नहीं आएगा बताना। कॉस को उधर भेजो और इधर भेजो, तो देखना यहाँ पे क्या मैं 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना। इस वाले से यस सर। लिख सकता हूँ, ठीक है। Yes, इसका sir. मतलब यहाँ पे अगर cos t है तो 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 लिख सकता हूँ इस वाले को। तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसे, यहाँ पे b तो था और ये 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 लिख दिया। अच्छा ये जो सेक है इसको मैं 1 अपॉन कॉस t बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना। yes sir लिख सकते हैं। यस सर। अब एक बार ध्यान से देखना, एक साइन और एक कॉस मिलकर tan बनाएंगे क्या, जल्दी बताना। यस सर। tan t बाई 2 Yes, और sir. एक साइन यहाँ पे बच जाएगा, साइन t बाई 2, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर था लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब जल्दी बताना, समझ में आई बात। यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा छुपा रुस्तम जो नहीं बता पा रहा है, समझ आई कि नहीं, समझ No, में आ रही है। sir, एक बार स्लाइड शो करना। एक बार स्लाइड शो कर रहा हूँ, ऐसा मैं कंजूसी नहीं करता हूँ, आप 2 बार भी मैं कर सकता हूँ, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए कौन सा, ये वाला स्लाइड या पीछे वाला, और सर पहले ये वाला फिर पीछे वाला। अच्छा बताओ, ऑर्डर तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब टाइम तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन सिर्फ 2 सर क्वेश्चन पीछे वाली करना शो। सर 5 मिनट ही बचे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं वो 2 क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दूंगा, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे। यस सर। वो आप ट्राई कर लेना, और 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके टोटल। एक तो मैं पहले से दे चुका हूँ, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पता नहीं, मतलब वो करके तो नहीं आएंगे, मुझे पता ही है, लेकिन उनको बस याद रखना है कि मैंने कितने क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। और Yes, sir. जो ट्राई करके आएंगे उनका तो बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर, ठीक है ना, मैं उनके चरणों में आ जाऊं, इतना बड़ा एहसान होगा, ठीक है। यस तो अब देखना ये है कि कितने लोग याद रखते हैं क्वेश्चन दिया था, और कितने लोग करके आते हैं। आंसर आना ये जरूरी नहीं है, आपकी कोशिश ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक यस है ना। सर। तो आप जब कोशिश करोगे तभी तो कुछ आगे सीख पाओगे आप। अब यस समझ सर। अच्छा, अब क्या करूँ, आगे बढ़ूँ क्या, स्लाइड हो गया। हाँ जी सर हो गया। कोई बात नहीं, चलिए अब मैं क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, काफी इमोशनल माहौल हो रहा होगा आप लोगों में, आखिरी चल रहा है इस चैप्टर का। चलिए तो अब हम ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, तो पहले लिखता हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ नॉर्मल, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा शुरू से ही आपका चैप्टर को इंटीग्रल। क्लास को एकदम करना है सीरियसली, इंटीग्रल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, लेंथ sir. ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व,
subtangent to the curve, length of subtangent to the curve ay square is equals to a plus x whole square into 3a minus x at x equals to a, at x equal, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है x equals to is what, ये पूछा है क्या होगा, तो x equals to a पे यहाँ पे पुट करके y भी निकाल लेना, तो पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट x और y आपको मिल जाएगा, ठीक है, और Yes. फिर उस पे आप निकाल लेना dy by dx निकाल लेना इस पॉइंट पे, और y की जगह जो भी y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा वो पुट कर देना, तो सब टेंजेंट का फॉर्मूले से ये वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी आपको ट्राई करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, length of subtangent to the curve, subtangent to the curve, length of subtangent to the curve x to the power m y to the power n is equals to a to the power m plus n is proportional to what, कह रहा किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब x का होगा, y का होगा, 1/x का होगा, 1/y का होगा, किसका होगा ये पूछ रहा है। यस सब सर। टेंजेंट का, ठीक है, तो ये आपको ट्राई करके आना है, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर टेंजेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने कवर कर रखा है पूरी तरह से। एंड अब जो अगला हमारा क्लास में सबसे पहले स्टार्ट हमारा होगा इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। नो सर। No, sir. जो नए स्टूडेंट हैं उनको Yes. बातें क्लियर हो रही है ना, सब समझ में आ Yes, रही sir. है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स या पुराने पीडीएफ जो हम शेयर करते हैं वहां पे भी जाके देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंटीग्रल्स, सो वेट फॉर द राइट टाइम। थैंक यू। ओके सर। ओके सर, बाय। थैंक यू।